नमस्कार। आज सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी कहानी संजोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जीवन में कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं जो जिंदगी में खुद के दृष्टिकोण पर एक प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं। पुराना दृष्टिकोण किसी पूर्वाग्रह से घिरा हुआ गलत साबित होता है और नया दृष्टिकोण वर्षा की पहली सोंधी फुहारों सा तन मन को सहला जाता है। सब कुछ नया नया सा लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ विवेक के साथ। कौसानी आने से पहले माँ से कितनी जिरह हुई थी उसकी। विषय वही पुराना, विवाह न करने का, विवेक का अड़िदिल रवैया। कितना समझाया था माँ ने, विवेक शादी कर ले, अब तो तेरे सभी दोस्त घर परिवार वाले हो गए हैं। अगर तेरे मन में कोई और है तो बता दे, मैं बिना कोई सवाल पूछे उसके साथ तेरा विवाह रचा दूंगी। विवेक का शादी न करने का फैसला माँ को बेचैन कर देता। पापा कुछ नहीं कहते, लेकिन माँ की बातों से मूक सहमति जताते। पापा की मंशा भी विवेक पर जाहिर हो जाती, पर वह भी क्या करे, कैसे बोल दे कि शादी न करने का निर्णय उसने अपने मम्मी पापा के कारण ही लिया है। पति पत्नी के रूप में मम्मी पापा के वैचारिक मतभेद उसे अक्सर बेचैन करते थे। एक दूसरे की बातों को काटती टिप्पणियां, अलग अलग दिशाओं में बढ़ते उनके कदम गृहस्थ जीवन को चलाती। गाड़ी के दो पहिए तो उन्हें कम से कम नहीं कहा जा सकता था। छोटी बड़ी बातों में उनके टकराव को झेलता संवेदनशील विवेक जब बड़ा हुआ तो शादी जैसी संस्था के प्रति पाले पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण वह विवाह न करने का ऐलान कर बैठा। मम्मी पापा ने शुरू में तो इसे उसका लड़कपन समझा। धीरे धीरे उसकी गंभीरता को देख वे सचेत हो गए। पापा अब मम्मी की बातों का समर्थन करने लगे थे। वे अक्सर विवेक को प्यार से समझाते कि सही निर्णय के लिए एक सीमा तक वैचारिक मतभेद जरूरी है, और ये जरूर है कि नासमझी में आपसी सवाल जवाब सीमा पार कर लेने पर टकराव का रूप ले लेते हैं। पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। समझदारी व आपसी सामंजस्य से विषम परिस्थितियों में भी तालमेल बिठाया जा सकता है। विवाह जैसी संस्था की जड़ें बहुत गहरी व मजबूत होती हैं। छोटी मोटी बातें वृक्ष को हिला तो सकती हैं, पर उसे उखाड़ फेंकने का मादा नहीं रखती। उनकी ये दलीलें विवेक को संतुष्ट न कर पाती। लेकिन कौसानी आने पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल के जिस कोमल हिस्से को जानबूझकर उसने सख्त बना दिया था, उसके द्वारा बंद किए उसके दिल के दरवाजे पर कोई यूं अचानक दस्तक दे प्रवेश कर जाएगा, किसी ने कहां सोचा था। कौसानी में होटल के रिसेप्शन पर रजिस्टर साइन करते समय डॉक्टर विद्या के नाम पर उसकी नजर पड़ी थी। उस शाम कैफेटेरिया में एक युवती ने बरबस ही उसका ध्यान खींचा। सांवली सी, बड़ी बड़ी हिरनी सी, बोलती आंखें, कमर तक लहराते केश, हल्के नीले रंग की शिफान की साड़ी पहने वह सौम्यता की मूर्ति लग रही थी। विवेक अपनी दृष्टि उस पर से हटा न पाया और बेख्याली में ही एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी किसी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, ये टेबल रिजर्व है। उसने झुककर देखा तो नीचे लिखा था डॉक्टर विद्या। वह जल्दी से खड़ा हो गया। तभी मैनेजर ने दूसरी टेबल की तरफ इशारा किया और वह उस तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। डॉक्टर विद्या। कितनी देर तक यह नाम उसके जहन में डूबता उतराता रहा था। वह युवती डॉक्टर विद्या की जगह पर बैठ गई। कुछ ही देर में दो अनजान मेहमान आए और वह उनसे कुछ चर्चा करती रही। विवेक की नजरें घूम फिरकर उस पर टिक जाती। उसके बाद तो यह सिलसिला सा बन गया था। डॉक्टर विद्या के आने से पहले ही उसकी महक फिजा में घुलकर उसके आने का संकेत दे देती। विवेक की बेचैन नजरें बढ़ी हुई धड़कन के साथ उसे खोजती रहती। उस पर नजर पड़ते ही उसका गला सूखने लगता और जीभ तालू से लग जाती। वह सोचता कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। सांवली सी चंचल चितवन वाली इस लड़की ने जाने कौन सा जादू कर दिया जिसने उसका चैन छीन लिया है। कौसानी के ये 4 से 5 दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। समय बीतने का एहसास तक नहीं हुआ। कल विवेक के सेमिनार का अंतिम दिन था। उस दिन उसके दोस्त ध्रुव का फोन आया। वह काफी समय से विवेक को कौसानी बुला रहा था। इत्तेफाक से विवेक का सेमिनार कौसानी में आयोजित होने से उसे वहां जाने का मौका मिल गया। लेकिन अचानक ध्रुव को कुछ काम से दिल्ली जाना पड़ा। इस होटल में ध्रुव ने ही विवेक की बुकिंग करवाई थी।
ध्रुव दिल्ली में था, वरना तो वह अपने परम मित्र को कभी भी होटल में नहीं रहने देता। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो विवेक ने भी ध्रुव की अनुपस्थिति में उसके घर रहना ठीक नहीं समझा। हेलो ध्रुव, कहाँ है यार? मुझे बुलाकर तो तू गायब ही हो गया। माफ कर दे यार, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताऊं। मैं परसों तक कौसानी पहुंच जाऊंगा। ईशा भी तुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसे अपने बचपन के खूब किस्से सुनाए हैं। तब तक तुम अपना सेमिनार निपटा लो, फिर हम खूब मस्ती करेंगे, ध्रुव ने फोन पर कहा। दूसरे दिन विवेक का सेमिनार था। होटल आते आते उसे शाम हो गई थी। वह थक गया था। फ्रेश होकर वह कैफेटेरिया की तरफ गया। प्रवेश करते ही उसका सामना फिर डॉक्टर विद्या से हुआ। वह नाश्ता कर रही थी। हल्के गीले बाल, जीन्स के ऊपर चिकन की कुर्ती पहने वह ताजी हवा की मानिंद विवेक के दिल को छू गई। वह असहज हो गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि पाले के उस पार बैठी उस युवती के हृदय में भी कुछ ऐसा बवंडर उठा है। क्या वह भी अपने परिचय का दायरा विस्तृत करना चाहती है? वे दोनों ही अनजान बने बैठे थे। उनकी नजरें जब तब इधर उधर भटक कर एक दूसरे पर पड़ जाती। तभी वेटर ने आकर पूछा, आप कुछ लेंगे? तो विवेक को मन मारकर उठना पड़ा। वह समझ गया कि यूं अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। कमरे में आते ही उसने अपना लैपटॉप निकाला, अपना ईमेल अकाउंट खोला तो उसमें फेसबुक की तरफ से मां का मैसेज देखा। उस लिंक पर जाने पर मां की फ्रेंड्स लिस्ट में एक चेहरे पर उसकी नजर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक उठा। ओ माय गॉड, ये यहां कैसे? मां की फ्रेंड्स लिस्ट में डॉक्टर विद्या की तस्वीर देख उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। शायद धोखा हुआ है, परंतु नाम देखकर तो विश्वास करना ही पड़ा। मां कैसे जानती हैं इसे? उसने पहले तो कभी इस चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। विवेक चकरा गया था। शायद मां की मेडिकल एडवाइजर हो। उसने तुरंत मां को फोन करके डॉक्टर विद्या के बारे में पूछा तो उन्होंने सहजता से बताया, ये तो मेरी डॉक्टर है। तुम्हारे दोस्त ध्रुव ने ही तो इसके बारे में बताया था। ये ध्रुव की दोस्त है और काफी नामी डॉक्टर है यहाँ की। विवेक की जिज्ञासा चरम पर पहुंचने लगी। उसने तुरंत फ्रेंड्स लिस्ट के माध्यम से विवेक का फेसबुक अकाउंट खोला तो उसमें भी उस युवती की तस्वीर थी। ध्रुव के वॉल पोस्ट को चेक करने पर उसके द्वारा विद्या को दिया गया मैसेज देखा, जिसमें ध्रुव ने विद्या को विवेक के कौसानी आने के बारे में बताया था। विवेक ने डॉक्टर विद्या वाली उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए ध्रुव को फोन लगाया तो लगातार उसका फोन स्विच ऑफ आता रहा। ईशा भाभी से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों ना हिम्मत कर डॉक्टर विद्या से ही बात करूं कि यह माजरा क्या है। पर अब रात बहुत हो चुकी थी, अभी जाना ठीक नहीं है। पूरी रात उसकी करवटें बदलते भी थी। सुबह सुबह ही उसने रिसेप्शन से डॉक्टर विद्या के बारे में पता किया तो पता चला मैडम सुबह सुबह ही कहीं निकल गई हैं। ध्रुव का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आता रहा। उसकी बेचैनी व उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी। वह रिसेप्शन में ही डेरा डालकर बैठ गया। अचानक ध्रुव ने प्रवेश किया। वह जैसे ही उसकी ओर बढ़ता, ईशा से बतियाती डॉक्टर विद्या भी साथ आती दिखी। विवेक के कदम वहीं थम गए। उसे पसोपेश में पड़ा देख ध्रुव शरारत से मुस्कुराया। विद्या एक औपचारिक हेलो करती हुई बोली, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूं। आज का डिनर तुम दोस्तों को मेरी तरफ से, कहकर वह चली गई। विवेक को चक्कर में पड़ा देख ध्रुव को हंसी आ गई। तुम जानते हो इसे? विवेक ने पूछा तो कंधे उचाकते हुए ध्रुव बोला, हां, दोस्त है मेरी, मतलब हमारी पुरानी स्कूल की दोस्ती है। ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसे मैं नहीं जानता? विवेक बोला, तुम नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो? ध्रुव, प्लीज साफ साफ बताओ कौन है ये? तुमने इसे ईमेल के जरिए यह क्यों बताया कि मैं कौसानी आ रहा हूं? कमाल है यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में पूछे तो क्यों ना बताऊं, ध्रुव ने कहा। ओफ ध्रुव, अब बस भी करो। विवेक के चेहरे पर झुंझलाहट और उसकी विचित्र मनोदशा का आनंद लेता हुआ ध्रुव आराम से सोफे पर बैठ गया और उसकी आंखों को देखता हुआ बोला, विवेक, तुझे अपनी क्लास 10th याद है?
सहारनपुर से आई वह झल्ली सी लड़की जिसकी कक्षा में प्रवेश करते ही हम सबको हंसी आ गई थी, जिससे तेरा फ्रेंडशिप बैंड बंधवाना चर्चा का विषय बन गया था। सबने कितनी खिल्ली उड़ाई थी तेरी। सोचा था कि कभी तुमसे यूं मुलाकात भी होगी। वह भी इतने नाटकीय तरीके से, कहता हुआ ध्रुव हंस पड़ा। पिछले 6 महीने से विद्या के साथ तुम्हारे बारे में ही बातें होती रहीं। तुम्हारी शादी न करने की बेवजह जिद से परेशान होकर आंटी ने जब मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारा बायोडाटा डाल दिया था, तब आंटी को मैंने ही विश्वास में लेकर विद्या के बारे में बताया। अब मुसीबत ये थी कि तुम्हारी आशा के अनुरूप तो कोई उत्तर ही नहीं रहा था। तो हम सबने यह नाटक रचा। तुम कौसानी आए तो मैंने झूठ बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि तुम होटल में रुको। विद्या तुमसे मिलना चाहती थी, पर बिना किसी पूर्वाग्रह के। हालांकि हमें संदेह था कि कोई यूं आसानी से तुम्हारे हृदय में अधिकार जमा भी पाएगी। शायद नियति को भी यह संजोग मंजूर था। पर तुम मुझे एक बार बताते तो सही। विवेक हैरानी से बोला। ध्रुव बोल पड़ा, ताकि तुम अपनी जिद के कारण अपने दिल के दरवाजे को स्वयं बंद कर देते। तभी मां का फोन आया। उनके कुछ पूछने से पहले ही विवेक बोल उठा, मां तुम्हारी खोज पूरी हो गई है। जल्दी ही मैं एक डॉक्टर बहू घर लेकर आ रहा हूं। आप पापा के साथ मिलकर शादी की पूरी तैयारी कर लेना। मां भावुक हो उठी थी। विवेक, समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर उनसे डरकर रिश्ते के बीजों को कभी बोया ही ना जाए, ये सही नहीं है। हमने नासमझी की। पर मेरा बेटा समझदार है और विद्या भी बहुत सुलझी हुई लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों। तभी पीछे से ईशा ने विवेक को छेड़ते हुए कहा, क्यों विवेक भैया? एक बार फिर एक विश्वामित्र की तपस्या टूट ही गई। विवेक और ध्रुव उसकी बात पर जोर से हंस पड़े। विवेक ने विद्या के हाथों को ज्यों ही अपने हाथों में थामा, उसकी नारी सुलभ लज्जा गरिमा ने उसके सौंदर्य को अपरिमित कर दिया। तो ये थी मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी संजोग। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।